स्टेट गवर्नमेंट दोनों तरह का रास्ता अप्लाई करना चाहती है। अप्रैल में नोटिफिकेशन होगा, एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म भरे जाएंगे। सरकार कहीं न कहीं पर टीचरों को हटाने में या तो लग गई, ज्यादा से ज्यादा राज्य के लोग जो एसोसिएशन हो, यूनियन हो, जिलेवार हो या व्यक्ति विशेष हो, सब लोग पिटीशन फाइल करें, क्योंकि अब जो पुराने वाले टीचर्स हैं उनके पास ये कैपेसिटी नहीं है कि नए बच्चों को डिफेंस कर पाएंगे, अर्थात केंद्र इसमें ओवरलैप नहीं कर सकती है। क्या इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस दीपांकर दत्ता जी ने कुछ गाइडलाइन जारी किया है? कोर्ट भी फंस चुकी है पूरी तरीके से, सरकार भी फंस चुकी है पूरी तरीके से। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ भास्कर तिवारी। नवोदित भास्कर में आप सबका स्वागत है। टेट अनिवार्यता को लेकर के दो तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही। एक तरफ राज्य सरकारें जो हैं सरकारी कर्मचारियों को अपने विश्वास में लेने के लिए इस बात को लगातार कह रही हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर कर रही हैं और उसके जरिए टेट अनिवार्यता को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उससे राहत दिलाएंगे। दूसरी ओर बात यह हो रही है कि लगातार एक के बाद एक ताबड़तोड़ राज्य सरकारें अपने यहाँ पर टेट परीक्षा को आयोजित करवाने के लिए आदेश भी जारी कर रही हैं। ताजा मामला मध्य प्रदेश का है, जहां पर राज्य सरकार की ओर से एक आदेश जारी किया गया है, जहां पर सरकार की ओर से कहा गया कि वर्ष 1998 से लेकर के 2013-14 तक के जो शिक्षक भर्ती हुए थे उन सबको टेट देना है। अब सवाल ऐसा है कि इन सब के बीच में राज्य सरकारें आखिर दो मुहा रुख क्यों रख रही है? इन तमाम विषयों को समझने के लिए, इन तमाम चीजों को अच्छे से परखने के लिए भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता नरेंद्र मिश्रा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और पहला प्रश्न मेरा यही है कि जिस तरीके से राज्य की सरकारें हैं, एक तरफ जो है रिव्यू पिटीशन दायर कर रहे हैं और दूसरी तरफ इस तरीके के आदेश जारी कर रहे हैं, जिसको आपने देखा भी है, अभी हाल फिलहाल में जारी हुआ है। देखिए, स्टेट गवर्नमेंट दोनों तरह का रास्ता अप्लाई करना चाहती है। पहला रास्ता वो एक तरफ से सुप्रीम कोर्ट का कर रही है और दूसरा टीचरों के लिए भी कर रही है। इसका अभिप्राय हो गया कि सुप्रीम कोर्ट के पास में उनको अपने आप को बचाने के लिए एक रास्ता ढूंढना है, इसलिए वो गजट नोटिफिकेशन और साथ में नोटिफाइड भी कर रहे हैं कितने दिनों के बाद में आपको एग्जाम देना पड़ेगा, फॉर्म भरना पड़ेगा और उसके साथ में इतने दिनों बाद आपको एग्जाम देना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इसके साथ में उसी के पैरेलल में सुप्रीम कोर्ट में कुछ एक्शन कुछ गवर्नमेंट ऐसा गवर्नमेंट के ऊपर न ले ले कोर्ट, इसके लिए अपने बचाव पक्ष के लिए भी वो तरह तरह के रास्ते भी तैयार कर रहे हैं, जिसमें ये पब्लिकेशन भी कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि टीचरों को लेकर के जो अप्रैल का नोटिफिकेशन है, ये अप्रैल में नोटिफिकेशन होगा, एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म भरे जाएंगे। जैसा कि मैंने आपके माध्यम से मेरे पास आया है, आप तो इसमें काफी कुछ चीजों को कर भी रहे हैं, मुझे इसके लिए खुशी भी है आपके साथ में। दूसरी इसी के साथ में इसी का जो बी पार्ट है, इस पार्ट में जहां पर सुप्रीम कोर्ट से आने के लिए और दिखाने के साथ में कहीं न कहीं पर लिस्ट भी दिखा दी गई कि सुप्रीम कोर्ट में इतने स्टेट, इतने राज्य, इतने एसोसिएशनों के केस भी आ चुके हैं, तो कहीं न कहीं प्रेशर भी क्रिएट करने का एक तरीका है। पर सवाल यह उठ रहा है कि जिस प्रकार से टीचरों को लेकर के ये तरह तरह की मॉडिफिकेशन और गाइडलाइन जारी की जा रही है, तो मुझे यह लगने लगा है कि अब सरकार कहीं न कहीं पर टीचरों को हटाने में या तो लग गई, या तो दूसरा कहीं न कहीं पर जितने स्कूलों पर अभी बहुत सारे स्कूलों में तो टीचर पूरे है नहीं, और जहां पर टीचर है भी उनके साथ में भी अप्रिय अन्याय होने की पूरी घटनाएं शुरू कर दिया राज्य सरकार के स्तर पर मैंने आपसे कई बार वादा किया है और अभी फिर वादा कर रहा हूं कि ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में, आपको सबको याद होगा कि मैं उदाहरण के तौर पर पेश कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश में जब आपने देखा होगा कि उस समय पर 2000 के आसपास में या 1998 के आसपास में जब वहां कांग्रेस की गवर्नमेंट हुआ करती थी, अतिथि शिक्षकों की भर्ती होती थी। मेरे भी बहुत सारे रिश्तेदार है रीवा के, हमारे सब आपको भी जानते हो। तो वहां पर उस समय पर ये वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 12वीं बेस पर भी होती थी, ग्रेजुएशन लेवल पर भी होती थी और पीजी लेवल पर भी होती थी, और स्कोर बेस्ड होती थी, यानी किसका कितना परसेंटेज। मैं उदाहरण के साथ पेश कर रहा हूँ। वही चीज सारी जितनी भी है, वो सारी चीजें जितनी भी हैं, वो सारे के सारे जो है तो यूपी में उसी को क्या कहा गया, शिक्षा मित्र या फिर गुरुजी के नाम से वो जाना गया। मेरा सवाल यह आपके माध्यम से यह भी है कि जिस प्रकार से ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या झारखंड या विभिन्न राज्यों इस प्रकार की घटनाएं बढ़ रही हैं, तो वो सारी चीजें कहीं न कहीं पर यह पूरे भारत देश के टीचरों को बाहर निकालने का रास्ता इख्तियार करी। दूसरा, नए टीचरों को जो नई रिक्रूटमेंट भर्तियां होंगी उसके पहले ही पुराने वाले टीचरों को बाहर का रास्ता इख्तियार कर दिया गया है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से सारी ये चीजें प्रोसेस चल रही है, वह कहीं न कहीं पर टीचरों को निकाल करके पुराने वालों को, नए वालों को मौका देने की एक कोशिश हो सकती है, या फिर उन पुराने वालों को नए के साथ में कंपटीशन ऐसा करा दे
कि जिससे नए युवाओं के साथ में, नए बच्चों के साथ में कॉम्पिटिटिव न हो पाए और बाहर का रास्ता अपने आप ही निकल के बाहर हो जाए। उन शिक्षक व्यवस्था से जो जगह खाली होगी उसमें नए बच्चों को खाली भर्ती करेंगे, या कुछ स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा जैसा कि अभी चल रहा है। या तो फिर इसके साथ में सरकार यह भी चाह रही कि जब अपने आप भी ऑटोमेटिकली जो है तो रिटायरमेंट लेने की प्रोसेस कर लेगी, या फिर उनका जो प्रमोशन का है और इसके साथ में आफ्टर रिटायरमेंट का जो प्रोसेस है वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं पर रास्ता पूरी तरह से बंद होता है। प्रश्न यही है सर, सरकार ने 1998 से लेकर के 2013-14 के बीच में जो टेट के पेपर के लिए चाहे वो मध्य प्रदेश की बात की है, क्योंकि अभी तक मध्य प्रदेश सरकार ने ये आदेश जारी किया है। अब एक चीज है कि इसमें पदोन्नति क्रमोन्नति के साथ साथ अगर जो अस्थायी सरकारी कर्मचारी भर्ती हुए हैं इस दरमियान उनको स्थायी भी नहीं किया जाएगा, वो परीक्षा में फेल हो जाते हैं या फिर यह हो जाता है कि वो भाग नहीं लेते हैं। तो एक बात, दूसरी बात है कि इसी तरीके से चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे अन्य राज्य हो, हर जगह पर यही स्थिति है कि सरकारें ये तो कह रही हैं कि हम आपके साथ हैं, लेकिन प्रोसीजर उनका बहुत तेजी से भाग रहा है आगे। तो ऐसे में शिक्षकों को क्या करना चाहिए, क्या विकल्प उनके पास बचे हैं? जितने भी टीचर हैं, मैं आपके माध्यम से, आप तो काफी टीचर के एग्जामिनेशन को लेकर कवरेज दे रहे हैं टेट वालों का, मेरा आपके माध्यम से मैसेज है सब लोग जो लोग देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा राज्य के लोग जो एसोसिएशन हो, यूनियन हो, जिलेवार हो या व्यक्ति विशेष हो, सब लोग पिटीशन फाइल करें, क्योंकि अब जो पुराने वाले टीचर्स हैं उनके पास ये कैपेसिटी नहीं है कि नए बच्चों को डिफेंस कर पाएंगे, कम्पिटिट कर पाएंगे, या मुझे लगता है कि अब उनकी एज इतनी हो चुकी होगी कि उनके बच्चे अब आगे एग्जाम दे रहे होंगे, अपने बच्चों के साथ में क्या वो पेपर देंगे। दूसरी, इसी के पास नेक्स्ट पॉइंट, आज वर्तमान में उम्र यदि मैं मोटा मोटा मान लूं तो सबकी लगभग 50-45 के ऊपर ही होगी। अब उनके साथ में उनके बच्चे भी 20 साल 25 साल के लगभग, अनुमानित मैं बता रहा हूं, जो एज जिसकी भी होगी, इतने बड़े बच्चे भी हो गए, अब उनको भी जॉब की जरूरत पड़ रही। मुझे लगता है कि अपने बच्चों के साथ में बैठना या अपने स्टूडेंट के साथ में जिनको उन्होंने बहुत पहले पढ़ाया था वो बैठेंगे एग्जामिनेशन में, इस तरह की जो घटनाएं पूरे देश में बढ़ेंगी तो पुराने शिक्षक या तो शर्मिंदा होंगे बेचारे, या तो बाहर का रास्ता पकड़ लेंगे। और जिस प्रकार से ये 1998 से लेकर के 2013-14 के लिए मध्य प्रदेश सरकार की मैं बात कर रहा हूँ, जिस प्रकार से उन्होंने नोटिफिकेशन कर दिया है कि इनको इतने लोगों को अप्रैल में शायद फॉर्म भरने की डेट है, उसके बाद 1 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच में दिया गया, 1 अप्रैल से 25 अप्रैल तक उनका डेट किया गया, उसके साथ में मई में उनका एग्जाम कराया जाएगा। ये सारी घटनाएं जिस प्रकार से करी जा रही है, मुझे लगता है कि जो चीजें व्यवस्थित नहीं थी उनको अव्यवस्थित करने का और बड़ा आगे का कदम सरकार के माध्यम से ये बढ़ाया गया है। और राज्य के स्तर पर मुझे लगता है विभिन्न राज्यों में जहां पर 1981 का एक्ट स्पेशल कहता था कि किसी भी राज्य की जो शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया है, जो उसका गजट नोटिफिकेशन है, क्योंकि ये जो शिक्षा व्यवस्था होती है वह कहीं न कहीं पर राज्य के सूची में सम्मिलित है। तो राज्य की सूची में जो सम्मिलित है उसका मतलब स्पष्ट होता है कि राज्य में जो चीजें सम्मिलित हो उसका नियम कानून और उसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस और गजट नोटिफिकेशन पब्लिकेशन और व्हाट इज द क्राइटेरियन पेरीमीटर और व्हाट इज द क्वालिफिकेशन ऑफ दिस एग्जामिनेशन, वो सब उसमें डिफाइन होता है। तो 1981 का जो एक्ट है, रूल 8 ऑफ द यूपी की बात कर रहा हूं, बेसिक एजुकेशन टीचर्स सर्विस रूल जो 1981 यूपी का है, सिमिलरली इसी तरह से मध्य प्रदेश का भी हो, अलग अलग समय में अलग अलग राज्यों का अलग अलग बनाए गए। इसके अकॉर्डिंगली तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो एनसीटीई दिल्ली है या एनसीटीई है, इसके साथ में एनसीईआरटी जो है, और इसके साथ में और भी जो विभिन्न प्रकार के संस्थानें हैं, वो तो उसमें ओवरलैप कर भी नहीं सकती, अर्थात केंद्र इसमें ओवरलैप नहीं कर सकती है। दूसरी बात, तीसरी, जो रिक्रूटमेंट और जो गजट नोटिफिकेशन है, जो रिक्रूटमेंट की प्रोसेस हुई थी और उसमें जो बेसिक क्वालिफिकेशन उस पर लिखा गया था, चाहे कभी भी हो, जैसे अभी टेट हो रहा है, आज से 10 साल बाद हो सकता है टेट के बदले में कुछ और बोल दिया जाए। जैसे आज वर्तमान में, इसके पहले आपको पता है बीएड डीएड होता था, उसके पहले पीआईटी होता था, उसके पहले डिप्लोमा होता था, डिप्लोमा आपने कर लिया इसका मतलब स्किल्ड आप हो गए। तो ये सब जो क्रमशः समय के साथ में आनुवांशिक तरीके से या सामयिक तरीके से या समय के अनुकूल रहते हुए सारी चीजों में जो मॉडिफिकेशन होता है, आप तो सब लोग जानते हैं कि समय के साथ हर चीजों में कुछ न कुछ परिवर्तन होता है, पर उन पे पीछे वालों पर लागू नहीं होता है। इसको लेकर के 10th और 12th पास जो टीचर्स हैं, सबसे ज्यादा उनको ये बड़ी समस्या आ रही है
क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर सिविल अपील नंबर 3, मैं आप लोगों को कई बार बताया भी हूं, उस सिविल अपील में स्पष्ट तरीके से बोला गया, खासकर उसका पारा 216 से लेकर के पारा नंबर 219 तक, कि जो व्यक्ति, जो टीचर्स 5 साल से इनका मिनिमम या मैक्सिमम है तो उनको 2 साल के अंदर में किसी भी तरह से टेट करना मैंडेटरी है। सवाल यह उठता है कि 2 साल के अंदर हम कैसे कर लेंगे? 10वीं पास करने वाले को, वही मेरा पिछला सवाल आ जाता है कि 10वीं पास करने वाले को 12वीं के लिए 2 साल चाहिए, फिर 12वीं करने के बाद ग्रेजुएशन के लिए 3 साल चाहिए, तो ये है मैंडेटरी है, फिजिकली ये पॉसिबल है नहीं। दूसरी, जो 12वीं किया है तो 12वीं के बाद उसको ग्रेजुएशन के लिए 3 साल चाहिए, फिर उसके बाद उसको कॉलेज करने के लिए टेट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बने। ये 2 फैक्ट हो गया। अब आ रहा हूं तीसरा फैक्ट। तीसरे फैक्ट में सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो खड़ा हो रहा है अब, कि किसी भी टीचर को टेट के एग्जामिनेशन क्वालिफाइड करने के लिए एक एज लिमिट डिफाइन है कि आप 35 साल 40 साल तक दे सकते हैं। जो 55 साल का है वो कैसे फॉर्म भरेगा? क्या इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑनरेबल जस्टिस दीपांकर दत्ता जी ने कुछ गाइडलाइन जारी किया है? नहीं। पहली बात। दूसरी बात, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कर रहा हूं, क्रूशियल बात है। दूसरा, यह भी कह रहे हैं कि अपॉइंटमेंट आपका, मान लीजिए जो चल रहा है, आपका जो प्रमोशन होगा, प्रमोशन की जो क्राइटेरिया है ऑटोमेटिकली, यदि आपने टेट नहीं क्वालिफाइड किया तो नहीं होगी। तो टेट की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हम उसको तो पहले फुलफिल कर ले, तब तो हम प्रमोशन लेंगे और हमारा आगे का प्रमोशन बढ़ेगा। साथ ही साथ में यह भी कहा जा रहा है, जो मेन पॉइंट के तौर पर, कि ये जितनी प्रक्रियाएं चल रही हैं, ये कहीं ना कहीं पर भारत देश की जो मिनिमम क्वालिफिकेशन टेट की है उस सबको कंप्लीट वायलेट कर रही है। अर्थात जो वर्तमान में टेट की क्वालिफिकेशन की एज लिमिट है, अर्थात जो मिनिमम एलिजिबिलिटीज है, मिनिमम एज के साथ में एक्सपीरियंस है, वो सब चीजों को कंप्लीट वायलेट कर रहा है। मुझे लगता है ऑनरेबल जस्टिस ने इसके बारे में सोचा भी नहीं होगा। दूसरा, मैंने 10वीं 12वीं को लेकर पॉइंट उठाया आपको। अब आ रहा हूं तीसरे पॉइंट पर, जहां आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर द लॉ, सबके लिए नियम कानून बराबर है। मान लीजिए मेरी नियुक्ति 1995 की है, मान लीजिए आप, सपोज दैट, तो उस समय पर जो नियम कानून थे, जो शर्तें लगाई गई थी, उसको हमने क्वालिफाइड कर लिया, हमें ये सारी चीजें हो गई। अब आप ऐसे इम्पॉसिबल चीजों को ला करके हमारे बुढ़ापा में जोड़ देंगे तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इम्पॉसिबल टाइप का हो जाएगा। आर्टिकल 14 कहता है कि सब व्यक्ति के लिए इक्वलिटी बिफोर द लॉ है, पर जस्टिस ही जो बना रहा है नियम को, वही जो फॉलो कर रहा है वही नहीं फॉलोइंग कर रहा है, तो फिर कैसे इक्वलिटी बिफोर द लॉ हो गया? सेकंड, इसी के साथ में आर्टिकल 21 कहता है किसी भी व्यक्ति के साथ में जो कोई भी व्यक्ति होगा, उस व्यक्ति के लिए एक्सप्रेशन का कंप्लीट पावर है। एक्सप्रेशन का कंप्लीट पावर है, उसकी दैहिक जो भी स्वतंत्रता होती सब दी जाती है। तो यहां दैहिक स्वतंत्रता हमारी है कहां पर? रेट पिटीशन को जो हमने बोला, रेट पिटीशन हमने फाइल किया, उस पे उन्होंने बोला, हमसे खुल के बोला कोर्ट ने कि मिस्टर मिश्रा जी, ये तो सुपर लीड करेंगे आप एसएलपी को सुपर लीड करेंगे। तो हमने बोला ऑनरेबल ने ही पूरा सुपर लीड कर दिया, अब हम क्या कर सकते हैं उसमें? हमारे तो आर्टिकल्स का वायलेशन हो रहा है। तो सवाल यह उठता है कि कोर्ट भी फंस चुकी है पूरी तरीके से, सरकार भी फंस चुकी है पूरी तरीके से। एक तरफ तो रिव्यू का रास्ता दिखा के कोर्ट को खुश करना चाहती है, तो दूसरी तरीके से नोटिफिकेशन निकाल रहे कितने समय पर हम एग्जामिनेशन लेंगे, ये डेटें होंगी टेट की, इन डेटों में फॉर्म भरे जाएंगे, ये क्राइटेरिया होगी, पर उसके साथ में मिनिमम एज कितनी होगी ये नहीं डिफाइन कर रहे हैं। इसके साथ में उनकी एज लिमिट कितनी होगी वो नहीं डिफाइन कर रहे हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो 10वीं 12वीं वाला है उसको क्या दोगे आप? उसको तो बाहर का रास्ता कर रहे हो। ये सारी चीजें सरकार की 2 मुहिम चाल है। एक चाल में कंट्रोल करना चाहती है, कोर्ट को खुश करना चाहती है, तो दूसरे चाल पर वो कहीं न कहीं पर स्कूलों को बंद करना चाहती है, तो तीसरे में वो टीचरों को बाहर का रास्ता भी दिखाना चाहती है। ये सारी चीजें कंप्लीट तरीके से जो आर्टिकल 12 है भारत देश की कॉन्स्टिट्यूशन का, जहां पर किसी भी पिटिशनर को स्पष्ट तरीके से बोला गया है कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हो, द चैलेंजिंग ऑन द ग्राउंड ऑफ द सेपरेशन ऑफ द पावर्स, द आर्ग्यूड दैट द जुडिशियल डायरेक्शन कैन नॉट बी सुपरलीड। जुडिशियल ऑर्डर यानी जज का जो ऑर्डर होगा कैन नॉट बी सुपरलीड किसको? जो स्टेट की रिक्रूटमेंट की प्रोसेस को लेकर के जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये सब दी गई हैं, उसको सुपरलीड आप नहीं करोगे। अर्थात जो पहले के जितने भी रिक्रूटमेंट किए गए हैं उनको आप कहां से कर सकते हो? पहली। दूसरी बात इसी के साथ में नेक्स्ट पॉइंट इसी के कहा जा रहा है, इसके साथ में जो एनसीटी एक्ट 1993 है वह भी स्पष्ट करता है कि डिफाइंड टीचर एजुकेशन क्वालिफिकेशन इन द टर्म ऑफ द डिग्री इन द टर्म ऑफ द डिग्री होगी। हम 12वीं पास है, हम कॉलेज की, हमारी डिग्री हो गई। फिर उसके साथ में डिप्लोमा, कई साल नहीं होता है कि आप 12वीं पास है उसके साथ में आपने 5 साल या 2 साल का या 6 महीने का कोई डिप्लोमा कर लिया है। 6 महीने के डिप्लोमा होते हैं टीचर की स्किल्ड वाले, इसमें आप डीएलएड वगैरह भी आते हैं, आप जानते हैं डीएलएड वगैरह भी होता है।
फिर इसके कहता है डिप्लोमा कैन नॉट बी सॉरी मैं कहां पर था, सॉरी, डिप्लोमा आर सर्टिफिकेट एंड द पेटिशनर क्वेश्चन टीचर वेदर पीईटी कैन बी ट्रीटेड एज एडिशनल क्वालिफिकेशन। इसको एडिशनल क्वालिफिकेशन सोचा जाना चाहिए। ये नहीं है कि ये टेट आपने नहीं दिया है तो क्वालिफिकेशन, आप आज की ना टेट मांग रहे हैं, आप पहले टेट थोड़ी हुआ करता था। तो आज की बात आप करिए कि 2025 के बाद जितनी टेट मतलब रिक्रूटमेंट की जाएंगी वो सारी क्या अब उन पे लागू किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। इसी के साथ में आर्टिकल 32 सेक्शन 32 ऑफ एनसीटी एक्ट 1993 भी स्पष्ट कहता है कि कोई भी टीचर फ्रेम द रेगुलेशंस कैन नॉट बी एक्सरसाइज द इंटरकंसिस्टेंसी, यानी जो भी आप काम करोगे, जुडिशियल काम जो भी किया जाएगा, इंटर जो भी उनकी वो होगी कंसिस्टेंसी, वो कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी से भी नहीं होना चाहिए। अर्थात अफरा तफरी आपको नहीं बना देना है। आप तो यहाँ पूरा अफरा तफरी पैदा कर दिए हैं, पूरे टीचर परेशान है आपसे, सारे लोग आप परेशान हो गए, बच्चे परेशान है। वैसे भी स्कूल सरकारी बंद हो रही हैं, आप सबको पता है भारत देश में प्राइवेटीकरण का पूरा दौर ही चल रहा है सब जगह का। तो ये जिस प्रकार से सरकार कर रही है मेरे हिसाब से पूरी तरीके से इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जी कुछ और प्रश्न आप बताइए। जी प्रश्न यही है सर कि महत्वपूर्ण बात है कि जो सरकार ने अपना ये आदेश जारी किया है इसमें शिक्षकों को एक ही मौका मिलेगा, पहला और आखिरी। तो मतलब अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से आपने पॉइंट्स बताए हैं उसके हिसाब से शिक्षकों के पास क्या अब करो या मरो की स्थिति हो गई, या तो आप आकर के सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखो, लड़ाई लड़ो, याचिका दायर करो, या तो फिर नौकरी से जाओ। मैं आपके माध्यम से पूरे देश की जनता को बोलना चाहता हूं कि आर्टिकल 16 जो भारत देश की कॉन्स्टिट्यूशन 16 ध्यान रखें, 16 स्पष्ट तरीके से कहता है कि टीईटी ऑन इन सर्विस, ठीक है, टीचर्स में ईयर आफ्टर द अपॉइंटमेंट इज द प्लीडिंग एज द वॉल्यूशन ऑफ, यदि किसी भी टीचर की नियुक्ति हो गई और पूरे नॉर्मल टर्म कंडीशन के साथ की गई है, सारी चीजों को क्वालिफाइड जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी उसको फुलफिल किया है, तो आफ्टर दैट मतलब मेनी इयर्स आफ्टर दैट ना कोर्ट डिसाइडेड एंड कोर्ट पास द ऑर्डर एंड गिव द डायरेक्शंस कि एवरी टीचर्स मस्ट क्वालिफाई द टेट, आफ्टर दैट दे बी गोइंग देयर बियॉन्ड दिस। तो ये जितनी भी चीजें हैं ये कंप्लीट 16 कहता है, आर्टिकल 16 कह रहा है कि आर्टिकल 14 एंड 16 द बिकॉज द चेंज एलिजिबिलिटी कंडीशन ऑन आफ्टर एंट्री और नॉट इन सर्विस, अर्थात यदि आपकी ये सब कुछ हो चुका है तो फिर आप उनको नहीं चेंज करेंगे, टर्म कंडीशन करेंगे यदि आप तो नई वैकेंसी निकालिए, नए में लागू करिए आप। तो ये तो सरकार पूरी तरीके से अनदेखा कर रही है। दूसरा, कोर्ट ने जिस तरीके से गलत तरीके से किया है, डिफाइन किया, मुझे लगता है कि कोर्ट की भी गले की हड्डी में बन चुका है। मैं बार बार आपके माध्यम से सारे टीचरों को बोल रहा हूं, आप सब लोग पिटीशन फाइल करिए, सब लोग आइए, और मैं आपसे आश्वासन दे रहा हूं, आपके सामने बोल रहा हूं, ऑन मीडिया ऑन कैमरा बोल रहा हूं, इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इनलीगल है। ये आपके रिव्यू पिटीशन में, ये हमारे पिटीशन में, हमारी रिट पिटीशन में, ये सब में कहीं ना कहीं पर हम इसको बैन कराएंगे, हम इसमें स्टे कराएंगे। और जो चीजें टीचरों के लिए बेसिकली 5 साल से 10 साल वाली जो 10वीं 12वीं लेवल के टीचर उनको बाहर कराऊंगा। 2010 के पहले अर्थात जो भारत देश का आरटी राइट टू एजुकेशन एक्ट है उसके पहले की जितनी चीजें हैं वो इन पे नहीं लागू की जाएंगी। उसके बाद सरकार यदि कोई नई नियुक्ति जब से टेट की बात करना शुरू कर दी है तब से आप लोग, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और राइट टू एजुकेशन एक्ट में ये कहा भी गया है, आरटीईटी जो एक्ट है, राइट, ध्यान रखना, आर्टिकल 21 की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं सब लोगों से बोलना चाह रहा हूं, स्पष्ट कर रहा हूं इस चीज। आर्टिकल 21 में तो हर बच्चों को एजुकेशन लेना मस्ट किया गया है, पर मैं यहां पर राइट टू जो इसका आपके डिपार्टमेंटल होता है एजुकेशन को लेकर के, तो 9 का एक्ट है, उसमें बोला गया है, उसकी मैं बात कर रहा हूं। उसको जब से लागू किया गया है और जब तक जहां तक लागू किया गया वो सारी चीजों को हम मानेंगे। उसके बाद की जो 2010 के बाद जब से टेट की बातें आ गई हैं, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आया है, क्योंकि हम भी बहुत सारे मैथ्स वगैरह पढ़ाते थे, हमको तो याद है जब ये आया है तो टेट तो बिल्कुल बाढ़ सी लग गई थी। सी टेट, एच टेट, एम टेट, मध्य प्रदेश का टेट, मध्य प्रदेश में होता है कि नहीं, पर यूपी टेट तो होता था, मुझे याद है। ये सब होते था, एमपी टेट था, मुझे याद है। सी टेट तो हम दिल्ली में थे तो हम मैथ्स पढ़ाते थे, हमें याद है, बहुत सारे उसमें सब्जेक्ट होते थे। तो ये मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं कि ये सारी चीजें हैं, जब से आपका आया तब से आप लागू करिए, पर पुराने वालों को प्रभावित आप नहीं करेंगे कोई भी नियम। ऐसे तो नई चीजें लगा देते, जुडिशरी में भी आ जाएगा, ऐसे तो नई चीजें लगा देते हर रिक्रूटमेंट में। अब आज करंट में आ जाएंगे तो आर्मी के लिए बोल देंगे कि आप फिटनेस में ये गड़बड़ी है, वो गड़बड़ी है। अब आप 12 साल का जो 18 साल का नया लड़का है उसकी इक्विवेलेंट आप जंप करके दिखाइए, जो 18-20 साल का लड़का है उसके तरफ दौड़ के दिखाइए, कूद के दिखाइए, तार पकड़ के चलिए, सारी ट्रेनिंग करा लेंगे आप।
इसी तरह से हर पोस्ट की इक्विवेलेंट में चलेगी चीजें, जितना भी डिपार्टमेंट है। ये कहीं तरीके से इनलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गलत है, और वो गलत तो गलत कहा जाएगा, चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करे, चाहे जस्टिस ऑनरेबल दीपांकर दत्ता करे, उसमें हमने खुल के बोला है। और मुझे लगता है कि कोर्ट भी इसमें पूरी तरीके से मतलब अपने जजमेंट से संतुष्ट भी नहीं है, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं। बस ये है कि अपने ही कमियों को कैसे अपने अंदर लेके जाया जाए, आत्मसात कैसे किया जाए, ये एक बड़ा विषय है। जी, प्रश्न एक और है, जैसा आपने सर कहा कि आप पिटीशन फाइल करिए और आइए, तो पिटीशन फाइल करने के लिए शिक्षक क्या कर सकते हैं, मतलब कैसे कर सकते हैं? लीगल टीम बना ले अपनी, या फिर यूनियन के जरिए आए, या व्यक्तिगत तरीके से भी है? तो थोड़ा सा इसको डिफाइन कर दीजिएगा कि जो आपका इंटरव्यू देखें तो उनको ये समझ में आए कि किस तरीके से हमें कांटेक्ट करना है, किस तरीके से प्रोसीजर करना है पूरा। मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं कि जिन लोगों को जो जहां पर है वहां से अपने बहुत सारे लॉयरों से बात कर सकते हैं, लीगल टीम से भी बात कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं मुझे नहीं पता, पर वहां पर भी भारत देश बहुत सारे वकील हैं। और यदि कोई नहीं मिल रहा है तो हम आपके साथ खड़े हैं। यदि आपके पास में कोई कांटेक्ट नहीं है, डिटेल्स नहीं है, हम आपके साथ खड़े हैं। आप ये जो आप लोगों के लिंक के माध्यम से उसमें क्वेश्चन आपसे पूछेंगे तो आप इनको शेयर कर देना, नंबर वगैरह या जो भी है, ईमेल आईडी वगैरह, तो उनको कनेक्शन मिल जाएगा। तो यह नहीं है, पहले आप लोग अपने स्तर पर टीचर जो आपके लॉयर्स हैं उनसे बातचीत कर लीजिए। सब लोगों से मैं बोल रहा हूँ, पर यहाँ पर जो बात है, यहाँ पर यदि आपको कुछ दिक्कत हो रही सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे लोगों के अपने कनेक्शन होते हैं, पर यदि कोई नहीं है तो मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि सारे भारत देश के लोग हमारे लिए इज्जतदार हैं, और सारे टीचर के लिए मैं हमेशा एक हमारे मन में बड़ी अच्छी बात होती है। और इसका उदाहरण यदि आपको देखना है, या आप यूएसए को देख लीजिए। आज कल मैं यूएसए और ईरान के युद्ध में देख रहा था, जिस तरह से वारहेड मिसाइल छोड़ रहा है। मैंने देखा है कि एक मिसाइल आसमान में छोड़ी जाती है और उसी मिसाइल से जितनी चीजें निकलती है, तो हम 50 जगह टारगेट कर सकते हैं वारहेड पर। अर्थात यदि एक ये पॉइंट है तो एक वो पॉइंट है तो एक वो पॉइंट है। ये शिक्षा का स्तर है, ये भारत देश के शिक्षक में ही हो सकता है। इसलिए मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूं, और दुनिया हमेशा अपने टीचरों को, अपने एजुकेशन को टॉप पर रखती है। चाइना हो, इजराइल हो, कोई भी कंट्री हो, भारत देश अभी एक्सपेरिमेंट कर रहा है। भारत देश, जिस मैंने एग्जांपल दिया है आपको वारहेड वगैरह की मिसाइलों की, वो तो एक जगह पर लेके जाती है, एक ही जगह मारेगी, पर उनके पास एक है कि एक जगह जा रही है, 50 फैलेगी, 200 जगह वार करेगी, 500 जगह पर टारगेट कर देगी। ये टेक्नोलॉजी आप कहां पर खड़े हैं आपको पता है? या और इसका एक्सपेरिमेंट यूएसए वगैरह जो है तो 1970 से पहले से लॉन्च कर चुके हैं, और हम अभी एक्सपेरिमेंट भी नहीं किए। ये हमारी नहीं, हमारे देश के पतन का विषय है, हमारे एजुकेशन का विषय है। इतनी बड़ी आबादी लेकर के यदि हम आबादी में एजुकेशन न दें अच्छी, और इस टीचरों को इतना सफर कराएं, तो उसमें सब लोग जिम्मेदार हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। चाहे कोर्ट हो, चाहे सरकारें हो, सब जिम्मेदार हैं। और मुझे लगता है इसमें जनता भी जिम्मेदार है, जो ऐसे लोगों को चुनाव करती है, किसी भी पार्टी का हो। मैं पार्टी विषय की बात नहीं कर रहा हूँ। हु इज नॉट एजुकेटेड फॉर एनी पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी, they cannot be support the vote, इसके फेवर में वोट देने की जरूरत ही नहीं हो सकती है। ये सब चीजों की जरूरत है। सर, एक चलते चलते अंतिम प्रश्न है, और ये महत्वपूर्ण प्रश्न इसलिए है क्योंकि ये सारे प्रश्न महत्वपूर्ण थे, ये कुछ खास महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए 1 अप्रैल से जो है शिक्षकों को फॉर्म भरना है मध्य प्रदेश के। दूसरी अहम बात यह है कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू की तारीख नहीं आई है कि कब तक में रिव्यू पिटीशन जो होंगी उसकी सुनवाई शुरू होगी। करेक्ट। तो ऐसे में शिक्षकों को अब क्या करना, फॉर्म भरना है या नहीं भरना है, एक बात। दूसरी बात है कि अगर रिव्यू पिटीशन में फैसला शिक्षकों के खिलाफ गया या पक्ष में ही आया, तो फिर उसके बाद स्थिति क्या बनेगी, उसको थोड़ा सा आप प्रकाश में ला दीजिए। देखिए, इसमें आपने सारे प्रश्नों को निचोड़ निकाल लिया है, जितना मैंने बोला अभी तक का। मैं आपसे 2 चीजों को बोलना चाह रहा हूं अभी। पहले ही पॉइंट ये है आपसे कि कोई भी यदि रिव्यू पिटीशन आ रही है, तभी कोर्ट ने अभी कुछ डिसाइड नहीं किया है। हमारे पास बहुत सारे लोगों के एसएमएस आ रहे हैं, हमारे पास बहुत सारे आप लोगों के माध्यम से फोन आ रहे हैं, आपसे कनेक्शन हो रहे हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि रिव्यू पिटीशन की कोर्ट जो है डिसाइड नहीं कर पा रही, क्योंकि उसके गले की हड्डी बन चुकी। पहली बात, जैसे उदाहरण में मैंने आप लोगों को भी बताया कि इजराइल के क्या यूएसए का ईरान पर हमला करने गले की हड्डी बनी है। ऐसे मुझे लगता है कि बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट है, उसने ऐसा जजमेंट पारित कर दिया, और बिना सोचे समझे, या मुझे लगता है कि थोड़ा सा कहीं मिस्टेक हुई है, और वो कोर्ट भी इस चीज को कर रही है, और उसको रिव्यू किया जाएगा और होगा। मैं आपके माध्यम से बार बार बोल रहा हूँ, गलत है तो गलत है, वो गलत को सही किया जाएगा। अब अलग बात है कि जुडिशरी ये कहने लगे कि नहीं भाई ऐसा करना हमारे लिए ये है वो है, हमारा भी तो रुतबा है, ये हो सकता है ये सारी चीजें।
पर यह है कि मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं कि यदि बाय द वे टेट के एग्जामिनेशन को लेकर के सरकार बात करती है और इसके साथ में कोर्ट उसमें डायरेक्शन देती है कि नहीं आपको टेट का एग्जाम देना ही देना, तो उसमें मैं आप लोगों के माध्यम से बोलना चाहता हूं कुछ प्रॉपर गाइडलाइन ऐसी बनाई जा सकती है कि जिन लोगों का इतने सालों से अनुभव है उनको कोई महीना 2 महीने का कुछ एक्सरसाइज वर्क जो इक्विवेलेंट टू टेट हो, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हो, ऐसा किया जा सकता है। एक रास्ता मैंने सोचा हुआ है कि भाई जब ये नहीं कोर्ट मानती तब के लिए भी रास्ता मैं आपके माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ सबके पास। दूसरा मतलब समझ में आ गई कि उनको 2 साल का सरफेस में ना आना पड़े। तीसरा ये कि उनको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से ऐसे दिक्कतें आ रही हैं तो महीना 2 महीने का कोई ऐसा स्किल्ड प्रोग्राम ऐसा हो कि जिसमें उनको टेट के इक्विवेलेंट पोस्ट मिल जाए, उनकी जॉब को क्वालिफाइड, तो उसमें दोनों बीच के रास्ते हो सकते हैं। तीसरा जो आपने बोला कि जो डेट नहीं आ रही है, डेट नहीं आ रही है तो हमारे चीफ जस्टिस साहब नहीं कर पा रहे हैं। हमने बार बार उसको मेंशनिंग कर रहा हूं क्योंकि जिस प्रकार से भारत देश के पूरे टीचरों का एसएमएस मेरे पास आ रहा है आप लोगों के माध्यम से, और आप लोग जिस तरह से हमें बता भी रहे हैं कितने टीचर पीड़ित हैं, परेशान हैं। कई लोगों ने मुझे फोन भी किया आप लोगों के वीडियो देख करके, तो हमें डायरेक्ट भी कांटेक्ट किया, जैसे शिवपुरी के कुछ फोन आए हैं, एमपी से बहुत सारे हैं, यूपी से भी आ रहे हैं, अभी झारखंड के भी लोग आए हुए हैं। तो इस तरह से बहुत सारे राज्यों के अलग भी फोन आ रहे हैं। उनकी भी समस्या यही कि सर हम एग्जाम ही दे देंगे तो इसका क्या मतलब है। मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि हम पूरी तरीके से लगे हैं और अभी तो हम लेटर के माध्यम से मेंशनिंग कर रहे हैं, हम ओपन कोर्ट में करेंगे। आप लोगों को मैं आश्वस्त कर रहा हूँ आप लोगों के साथ अन्याय नहीं होगा, ये हमारी भी जिम्मेदारी है और हमारी मोरलिटीज की भी जिम्मेदारी है कि हमारे देश के शिक्षक अन्याय में किसी तरीके से उनके साथ में इलीगल वायलेशन नहीं होना चाहिए। इसके लिए मैं आपके माध्यम से आश्वस्त कर रहा हूँ। लॉयरशिप होना एक अलग चीज है और हमारे देश के टीचरों के लिए किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी न हो, ये हमारी मूलभूत रूप से जिम्मेदारी है और उसको मैं पूरी तरीके से निभाऊंगा। ये पूरे देश के टीचरों के सामने से मैं बोल रहा हूँ। दूसरा 1 अप्रैल से जो डेट आ चुकी है उसके लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि वो दिन कम बचा है क्योंकि 10-5 दिन का ही टाइम है। इतने के अंदर में जितने टीचर जैसे हो सकता है, यदि उनको कुछ लोगों को लगता है कि वो अपने लॉयर के माध्यम से कर सकते हैं तो कर ले, और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जहां भी है उनके लॉयर्स जहां कनेक्टेड हो, और नहीं कोई कनेक्शन मिल रहा है तो आप लोगों के माध्यम से जोड़े, हम लोग उनकी मदद करेंगे, हमारी टीम उनकी मदद करेगी और उनको हम सुप्रीम कोर्ट में पार्टीज भी बनाएंगे और उनको हम रिलीफ भी दिलाएंगे। साथ ही साथ में जो 1 तारीख का विषय जो मैं बार 1 तारीख से पहले मैं आपसे आश्वस्त कर रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट से मैं आप लोगों को कुछ न कुछ जरूर करने की कोशिश कर रहा हूं और कर भी रहा हूं और करूंगा भी। मैं अब ओपन हियरिंग पर कोर्ट में चैलेंज करने जा रहा हूं जो कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो नॉर्म्स हैं, गाइडलाइन है, उसके अगेंस्ट में हो सकता है कि हमें डांट भी पड़े, पर आप लोगों के लिए हम ये भी करेंगे क्योंकि हमारी नजर में हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था महत्वपूर्ण तरीके से अच्छी होनी चाहिए। ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, तो जैसा कि वकील साहब बता रहे थे कि शिक्षकों के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं। अब आपके लिए भी जरूरी है कि ऐसे समय पर आप वकील की ही मदद के जरिए इस मामले पर कोई समाधान और निराकरण निकाल सकते हैं। सर, आपने इन तमाम विषयों पर जिस तरीके से प्रकाश डाला, अपने व्यस्ततम समय में से थोड़ा सा समय निकाला और इस पर विस्तार से चर्चा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत थैंक यू आप सबको।